Hello everyone, I welcome you all on the basic platform Intense Focus Academy. Today we are going to discuss the very important topic, that is perinatal asphyxia. Let us start. Perinatal asphyxia. Sometimes we call it the birth asphyxia और बर्थ एस्फिक्सिया. पेरीनेटल हम लोग क्यों कहते हैं? पेरीनेटल मतलब कि जो एस्फिक्सिया है वो कब हो जाए? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ या एट द बर्थ ऑफ बेबी और बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी. बर्थ ऑफ बेबी इसको पेरीनेटल कहते हैं. तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पेरीनेटल एस्फिक्सिया डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेफिनेशन देखेंगे. इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ पेरीनेटल एस्फिक्सिया. तो इट इज डिफाइंड एज इट इज द inability to initiate or sustain breathing. पेरिनेटल को क्या कहेंगे? इनएबिलिटी टू इनिशिएट और सस्टेन ब्रीदिंग को हम लोग कहेंगे पेरिनेटल एस्फिक्सिया. इसके पैथोफिजियोलॉजी हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट्स में. पैथोफिजियोलॉजी. Due to inability to initiate or sustain breathing, this leads to hypoxia और hypercapnia. हाइपोक्सिया होगा, हाइपरकैप्निया होगा या और मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ठीक है. हाइपोक्सिया हुआ, हाइपरकैप्निया हुआ और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा. इसके वजह से क्या होगा? मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होगा. स्पेशली खास तौर पे स्पेशली आपका ब्रेन ज्यादा डिसफंक्शन होगा. क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है ज्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन करता है, इस वजह से ब्रेन ज्यादा इफेक्टेड होगा. और सीएरएस के टर्म में ब्रेन जो ज्यादा इफेक्ट होता है, डिसफंक्शन होता है, उसमें एक डिजीज होता है, उसको हम लोग कहते हैं HIE मतलब हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसेफेलोपैथी. पेरिनेटल क्या हुआ? इनएबिलिटी टू इनिशिएट और सस्टेन ब्रीदिंग, जिसके वजह से क्या हुआ? हाइपोक्सिया हुआ, हाइपरकैप्निया हुआ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ. इसके होने की वजह से क्या होगा? ज्यादातर मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होगा. मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में भी स्पेशली कौन सा ज्यादा इफेक्ट करेगा? कौन सा ऑर्गन? ब्रेन जो इफेक्ट हुआ, इसके वजह से एक डिजीज होगा जिसको कहेंगे HIE स्टैंड फॉर हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसेफेलोपैथी. ऑफ ब्रेन most commonly involved in HIE, hypoxic ischemic encephalopathy. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखें कंडीशन टर्म बेबी के केस में. टर्म बेबी के केस में जो ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व होता है वो पारासेजाइटल
parasagittal एरिया, जिसके वजह से क्या होता है, स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेगिया, ए टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। सेकेंड केस में प्रीटर्म बेबी केस में जो ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व होता है वो पेरी वेंट्रिकुलर एरिया, and this leads to spastic biplegia. Spastic टर्फ बेबी केस में parasagittal area that leads to spastic quadriplegia, and in case of preterm periventricular area this leads to spastic diplegia. नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया। इसमें हम लोग जितना पॉइंट्स पढ़ेंगे, जितने पॉइंट देखेंगे वो सारे ही जरूरी हैं सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया के लिए। तो पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड for diagnostic criteria for severe birth asphyxia. First of all, APGAR score. APGAR score अगर 0 से 3 है, इसको 0 से 3 है for more than 5 minutes, 5 मिनट से ज्यादा हो गया फिर भी स्कोर कितना दिखा रहा है, 0 से 3, तो वो कंडीशन सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया का हो जाएगा। सेकंड, सीवियर एसिडोसिस या जो कॉर्ड का ब्लड है, ब्लड क्लॉट, उसका पीएच लेस देन 7 हो, तो वो केस हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, presence of any clinical evidence of CNS dysfunction. For example, seizures, tone abnormality. Fourth point, presence of dysfunction of dysfunctions of at least one organ other than CNS. For example, in the case of renal, acute tubular necrosis. In the case of cardiac, myocardial dysfunction और CCF, congestive cardiac failure और rhythm abnormality. In the case of pulmonary hypertension. In the case of
GI, necrotizing enterocolitis. In the case of subcutaneous fat necrosis. क्लियर है यहाँ तक? हम लोग देख रहे थे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया। सब जरूरी है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट पॉइंट था एब्गार स्कोर, 0 से 3, अगर 5 मिनट ज्यादा 0 से 3 स्कोर रह रहा है तो वो केस हो जाएगा बर्थ एस्फिक्सिया का। सीवियर एसिडोसिस या जो ब्लड है कॉर्ड का, वो उसका पीएच लेस देन 7 होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ एनी क्लिनिकल एविडेंस ऑफ सीएनएस डिसफंक्शन, फॉर एग्जांपल सीजर्स या टोन एब्डोमिनलिटी। प्रेजेंस ऑफ डिसफंक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑर्गन अदर देन सीएनएस। तो रेनल केस में अगर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होता है, कार्डियक के केस में मायोकार्डियल डिसफंक्शन या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या रिदम एब्नॉर्मलिटी, पल्मोनरी में पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो, जीआई केस में एनईसी हो, नेक्रोटाइजिंग एंटरकोलाइटिस, सबक्यूटेनियस में फैट नेक्रोसिस हो। आगे हम लोग स्टेज देखते हैं इसका। नेक्स्ट हम लोग जो पॉइंट्स है वो देख रहे हैं, वो स्टेजिंग ऑफ एचआईई का स्टेजिंग जो है वो प्रोग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीएनएस का डायग्नोसिस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग स्टेजिंग देख रहे हैं। स्टेजिंग में 3 तरह का स्टेजिंग देखा जाता है। पहला सार्नेट एंड सार्डेट, दूसरा है लेविनी स्टेजिंग, तीसरा थॉम्पसन स्कोर। थॉम्पसन स्कोर जो है वो मैक्सिमम जो स्कोर थॉम्पसन में आता है वो 22 होता है, और स्कोर्स 15 या 15 से ज्यादा हुआ तो वो पुअर आउटकम देगा। तो ये स्टेजिंग के अंदर आता है एचआई के स्टेजिंग, जो प्रोग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखेंगे कि एचआई स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में क्या क्या रिस्पॉन्सेज रहता है। तो पहला जो पैरामीटर हम लोग देखने जा रहे हैं वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसा रहता है स्टेज 1 में। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 माइल्ड रिस्पॉन्स, तो इसमें जो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो हम लोग देख रहे हैं वो है हाइपर वायलेंट या इरिटेबल। स्टेज 1 में क्या होगा, हाइपर वायलेंट होगा या इरिटेबल होगा। स्टेज 2 में नॉर्मल टू डिप्रेस्ड, और स्टेज 3 में कैमेटोज, मतलब वो बात नहीं करेगा किसी से, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन दिखाएगा, तो उस तरीके का चीज। टोन कैसा होता है स्टेज 1 में, तो नॉर्मल होता है। स्टेज 1 केस में नॉर्मल ठीक ठाक रहता है। फिर मॉडरेट में थोड़ा सा हाइपोटोनिक होता है, लूज होता है उसका पोस्चर जेस्चर्स, और स्टेज 3 में सीवियर हाइपोटोनिक में चला जाता है। मोरोज रिफ्लेक्स जो न्यूनेटर रिफ्लेक्स जो होता है, वन ऑफ द रिफ्लेक्स जो है मोरोज रिफ्लेक्स है, उसमें एग्जैजरेटेड प्रोमिनेंट हो जाता है। स्टेज 2 में नॉर्मल रहता है या थोड़ा डिप्रेस रहता है, लेकिन स्टेज 3 में ये मोरोज रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाता है। अब आई सीजर्स में, तो सीजर जो है स्टेज 1 में एब्सेंट होता है, स्टेज 2 में प्रेजेंट होता है, और स्टेज 3 में भी एब्सेंट होता है। ऑटोनोमिक डिसफंक्शन के बारे में बात करें तो सिंपैथेटिक, जनरल सिंपैथेटिक जो है इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, सिंपैथेटिक इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, मिड्रियासिस हो जाएगा। और स्टेज 2 में पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज करेगा। जब पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज करेगा तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। और थर्ड स्टेज 3 में उसका हार्ट रेट वेरिएबल हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, वेरिएबल, प्यूपिल डायलेटेड हो जाएगा। और प्रोग्नोसिस में अगर बात करें तो स्टेज 1 में 99% नॉर्मल रहता है बेबी, स्टेज 2 के केस में 80% नॉर्मल रहता है, और स्टेज 3 में 50% डाई हो जाता है, 50% सीवियर केस रहता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स था जो कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 को बताता है कि उसका कंडीशन बेबी का किस तरीके से रहता है। तो पैरामीटर्स में हम लोग देखें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, टोन्स, मोरोज रिफ्लेक्स, सीजर्स, ऑटोनोमिक डिसफंक्शंस और प्रोग्नोसिस। अब हम लोग डायग्नोसिस पॉइंट पे आते हैं। तो व्हाट आर द डायग्नोसिस फॉर पेरिनेटल एस्फिक्सिया। तो डायग्नोसिस में हम लोग जनरली इस केस में सपोर्टिव केयर ही देते हैं। तो सपोर्टिव केयर में हम लोग पहला जो पॉइंट देखेंगे वो एडमिट इन एनआईसीयू। अगर हम लोग डायग्नोसिस कर लिए हैं कि वो जो केस है वो पेरिनेटल एस्फिक्सिया, बर्थ एस्फिक्सिया का है, तो उस दौरान हम लोग बेबी को एडमिट कर देंगे नीको में।
न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। उसके बाद वो उस बेबी का इंट्रावेनस फ्लूइड को ऑन कर देंगे, चढ़ाएंगे, स्टार्ट कर देंगे, आईवीएफ स्टार्ट कर देंगे। यूग्लाइसेमिया, ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होगा, उसका टेम्परेचर मेंटेन होगा, नॉर्मोथर्मिया मेंटेन करेंगे, मेंटेन यूग्लाइसेमिया एंड नॉर्मोथर्मिया। मॉनिटर करेंगे हम लोग उसका वाइटल साइंस को, उसका रेस्पिरेशन क्या है, बीपी क्या है। उसके बाद ये सब हो गया सपोर्टिव केयर में, जो मेजोरिटी केस में हम लोग सपोर्टिव केयर ही देते हैं। एक चीज आता है बेड साइड मॉनिटरिंग टूल। उसके बेड साइड मॉनिटरिंग टूल्स एक होता है जो कि एचआई के केस में यूज होता है, वो है AEEG। AEEG स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। पेरिनेटल एस्फिक्सिया के केस में ये जो टूल यूज होता है। और कभी कभी क्या होता है कि मॉडरेट या सीवियर HIE के केस में कुछ लेटेस्ट डायग्नोसिस है। वो केस कब कब यूज होता है? थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया के केस में, जब टेम्परेचर कब हो 33.5 डिग्री सेल्सियस टू 34.5 डिग्री सेल्सियस, या जो बेबी हो उसका वीक जेस्टेशन कब हो, मोर देन 35 वीक्स जेस्टेशन हो, डिक्रीजेस मोर्टेलिटी एंड न्यूरो मॉर्बिडिटी। ये कुछ केसेस था डायग्नोसिस का। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसके बाद हम लोग डायग्नोसिस देखेंगे न्यूनेटल सीजर्स का। डायग्नोसिस ऑफ न्यूनेटल सीजर। न्यूनेटल सीजर का क्या डायग्नोसिस है? इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो फिनोबार्बिटोन होता है। फिनोबार्बिटोन। मोस्ट कॉमन कॉज पूछेगा कोई, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल सीजर, तो वो होगा हाइपोक्सिया। Most common type of neonatal seizure is subtle seizure. Neonatal seizure with best prognosis is focal clonic seizure. Neonatal seizure with worst prognosis, वो होगा मायोक्लोनिक सीजर। इससे पहले हम लोगों ने डायग्नोसिस देखा था, अब जो डायग्नोसिस देख रहे हैं वो न्यूनेटल सीजर का है। तो इस केस में ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है वो फिनोबार्बिटोन होता है। मोस्ट कॉमन कॉज होगा हाइपोक्सिया। कॉमन टाइप, जो मोस्ट कॉमन टाइप होगा सेप्टल सीजर। न्यूनेटल सीजर विद बेस्ट प्रोग्नोसिस, सबसे बेहतर प्रोग्नोसिस जो होगा वो होगा फोकल क्लोनिक सीजर के केस में, और वर्स्ट प्रोग्नोसिस जो होगा वो होगा मायोक्लोनिक सीजर के केस में। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पेरिनेटल एस्फिक्सिया का पूरा केस पढ़ा, समझा, और इस टॉपिक से कोई इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रह गया हो तो आप हमें कमेंट करें, हम लोग उसका आंसर देंगे। तो आज के लिए थैंक यू।